हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नर्सिंग क्लासेस। मैं सचिन अवस्थी और मैं आपको एमएसएन पढ़ा रहा हूँ। आपका नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम। अपन एमएसएन में वुंड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और अब अपन वुंड वाले चैप्टर में एंड की तरफ आ गए। तो आज अपना वुंड से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है वुंड क्लीनिंग। क्या नाम है? वुंड क्लीनिंग। तो आज अपन पढ़ते हैं वुंड क्लीनिंग को, है ना। तो हेडिंग डालो, वुंड क्लीनिंग। पहले समझो कि वुंड क्लीनिंग क्या होता है। जो अपन वुंड को वॉश करते हैं उसी को अपन वुंड क्लीनिंग बोलते हैं। कि अपन वुंड को साफ कैसे कैसे करेंगे वो वुंड क्लीनिंग है। ठीक है। वुंड क्लीनिंग की जरूरत क्या होती है? आप सबने देखा होगा कि जब भी कोई वुंड होता है तो डॉक्टर है वो एनएस या सलाइन से उस वुंड को वॉश करता है। उसी को अपन क्या बोलते हैं? वुंड क्लीनिंग बोलते हैं। अब वुंड क्लीनिंग क्यों करते हैं तो पहले लिखो, वुंड क्लीनिंग क्यों की जाती है तो लिखो, वुंड क्लीनिंग टू एलिमिनेट फॉरेन डिब्रीज। फॉरेन, या तो अपन कोई फॉरेन जो डिब्रीज कचरा इकट्ठा हो जाता है उसको हटाने के लिए अपन करते हैं, या सरफेस इम्प्योरिटी। सरफेस इम्प्योरिटी। तो क्या होता है कि जैसे ही आप कोई वुंड होता है, कोई भी वुंड होता है, ठीक है, तो उस पे आपको पता है कि जैसे जैसे कोई घाव हुआ तो वहां पे काफी मिट्टी के कण हो जाते हैं, काफी गंदगी है वो उस घाव में आके चिपक जाती है। और जहां भी मिट्टी के कण या कोई भी गंदगी होती है वहां पे आप सब जानते हो वहां पे इन्फेक्शन रहता है। तो वुंड में इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो अपन क्या करते हैं, जो भी गंदगी होती है उसको हटाने के लिए अपन वुंड को वॉश करते हैं स्टराइल वाटर से या एनएस से। अपन वुंड को क्या करते हैं? वॉश करते हैं, जिससे कि सारी गंदगी है वो वहां से निकल जाए। इसलिए अपन को वुंड वॉश करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला काम आप यदि कोई ड्रेसिंग कर रहे हो तो ड्रेसिंग से पहले आपको वुंड को वॉश करना चाहिए। क्लियर हुई इतनी बात? तो मतलब कि वुंड क्लीनिंग के दो मेथड होते हैं। ठीक है। वुंड क्लीनिंग के जनरली दो मेथड अपन पढ़ते हैं। ठीक है। तो वुंड क्लीनिंग हैव टू मेथड। वुंड क्लीनिंग के जनरली दो मेथड अपन को देखने को मिलते हैं। पहला देखने को मिलता है, एक तो अपन क्या करते हैं, वुंड को वॉश करते हैं। तो पहला तो आप लिखो वुंड वॉश। और दूसरा मेथड क्या होता है? पहला तो वुंड वॉश करना होता है, तो दूसरे मेथड की अपन बात करते हैं तो वो होता है आपका वर्लपूल थेरेपी। क्या होता है? एक मिनट, सॉरी, वर्लपूल थेरेपी। तो दो तरह के मेथड अपन को देखने को मिलते हैं, एक तो वुंड वॉश करा जाता है और दूसरा क्या देखने को मिलता है? वर्लपूल थेरेपी अपन को देखने को मिलती है। दोनों को अपन देखते हैं, वर्लपूल थेरेपी क्या होती है, वुंड वॉश क्या होता है। ठीक है। तो पहला अपन देखते हैं वुंड वॉश, कि वुंड वॉश क्या होता है, इसको अपन पहले देख लेते हैं। क्लियर है बात? तो वुंड वॉश में क्या होता है, आप जनरली जानते हो कि अपन एक एनएस की बोतल लेंगे और एनएस की बोतल या आरएल की कोई भी बोतल लो और उसको आप उसमें एक थोड़ा सा छेद करते हैं और वुंड के ऊपर अपन उसको पटकते हैं। जब अपन उसको वुंड के ऊपर पटकते हैं तो उससे जो वुंड की जो गंदगी है प्रेशर के साथ उसको पटकते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं वुंड वॉश करना। हो सकता है साथ में कोई गोज पीस से लेके उसको साफ भी कर दो, लेकिन अपन जनरली आरएस एंड आरएल होती है, एनएस होती है, उसकी बोतल लेते हैं और उससे उस वुंड को वॉश कर देते हैं। जनरली स्टराइल वाटर से उसको वॉश कर देते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं? वुंड वॉश करना, ताकि उसमें जो भी फॉरेन पार्टिकल है या उसमें कोई भी फॉरेन डिब्रिस है या सरफेस इंप्योरिटी है वो वहां से हट सके। ठीक है। तो वुंड वॉश क्या होता है एक्चुअल में कि स्टराइल वाटर या नॉर्मल सलाइन है उससे किसी वुंड है उसको साफ करना, है ना। तो वुंड वॉश किसके द्वारा किया जाता है? तो अपन लिख सकते हैं वुंड वॉश डन बाई, किसके द्वारा डन किया जाता है? एक तो एनएस के साथ 0.9% जो एनएस आती है उससे कर सकते हैं। दूसरा रिंगर लैक्टेट जो सॉल्यूशन होता है उससे करते हैं। जनरली इससे करते हैं। आप स्टराइल वाटर से भी इसको कर सकते हो। ठीक है। आप स्टराइल वाटर का यूज करके भी आप वुंड को वॉश कर सकते हो। ठीक है। तो ये मेनली अपन सब्सटेंस यूज करते हैं जो वुंड वॉश के लिए। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो वुंड वॉश की जो डायरेक्शन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, और ये काफी कंफ्यूजिंग है, काफी कंफ्यूजिंग है, और इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। मैं स्पेशल पेन से इसको लिखने का ट्राई करता हूँ। ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होती है हरदम याद रखना, सी डी एक निमोनिक याद रखना, सी डी। ठीक है। पहले सी आता है उसके बाद क्या आता है? डी आता है। सी फोर यहाँ पे होता है कि पहले आप जो क्लीन वाला पार्ट होता है, जो साफ पार्ट होता है, उसकी तरफ से लेके किस डायरेक्शन में? डर्टी पार्ट की तरफ अपन क्या करते हैं? क्लीनिंग करते हैं।
कि पहले अपन क्या करेंगे, जो क्लीन वाला पार्ट है उसको साफ करेंगे, उसके बाद अपन डर्टी पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सपोज करो आप पहले डर्टी पार्ट को क्लीन कर देते हो तो क्या होता है, यदि आपने डर्टी वाले पार्ट को क्लीन करा तो डर्टी वाले पार्ट में बैक्टीरिया होंगे, ठीक है। आपने उसको क्लीन करा तो गोज पीस में वो बैक्टीरिया लग गए होंगे। फिर आप उसको क्लीन पार्ट की तरफ ला रहे हो तो क्लीन पार्ट जहां पे वो बैक्टीरियाओं का इन्फेक्शन नहीं था वहां भी वो बैक्टीरिया आ जाएंगे। क्लीन पार्ट जहां पे बैक्टीरियाओं का इन्फेक्शन नहीं था वहां पर भी वो बैक्टीरिया आ जाएंगे। इसलिए कभी भी अपन डर्टी से क्लीन की तरफ नहीं जाएंगे, हरदम क्लीन से डर्टी पार्ट की तरफ उसको क्लीन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि वुंड वॉश की जो डायरेक्शन होगी वो क्लीन पार्ट से डर्टी पार्ट की तरफ होगी, मतलब कि सी डी, अच्छा सा निमोनिक है अपना, सी डी को अपन क्या करेंगे, यूज लेंगे, पहले क्लीन फिर डर्टी। अब ऐसा माना जाता है, किसी घाव में ऐसा माना जाता है, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आप एक चीज बताओ कि जो क्लीन वाला पार्ट है, क्लीन पार्ट है, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं लेस कंटामिनेट, कि हम लेस कंटामिनेट पार्ट से मोर कंटामिनेट, गंदे पार्ट में ज्यादा दूषित होगा तो इसको बोल सकते हैं लेस कंटामिनेट पार्ट से मोर कंटामिनेट जो पार्ट होता है उसकी तरफ हमारी क्लीनिंग की क्या रहती है, डायरेक्शन रहती है। क्लियर ये बात, लेस कंटामिनेट से मोर कंटामिनेट। अब ये माना जाता है जो कोई वुंड होता है ना, कोई वुंड होता है उसका जो सेंटर वाला पार्ट है उसको अपन क्लीन पार्ट मानते हैं क्योंकि वहां पे जल्दी ग्रेन्युलेशन टिश्यू है वो आते हैं, जबकि पेरिफेरल पार्ट को अपन क्या मानते हैं, इन्फेक्टेड पार्ट मानते हैं क्योंकि वहां देरी से क्या होता है, ग्रेन्युलेशन टिश्यू बनते हैं। तो अपन सेंटर पार्ट को क्या मानते हैं, क्लीन मानते हैं, और जो पेरिफेरल पार्ट है उसको क्या मानते हैं, अपन इन्फेक्टेड मानते हैं क्योंकि वो लेट हील होता है। इसलिए अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि आपका लेस कंटामिनेटेड क्लीन पार्ट कौन सा है, इनर पार्ट है। कौन सा है, इनर पार्ट, ठीक है। और जो मोर कंटामिनेट वाला पार्ट कौन सा है, आउटर पार्ट है, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो क्लीनिंग की डायरेक्शन होती है वो इनर टू आउटर रहती है, क्या रहती है, इनर टू आउटर होती है। और आप इस पॉइंट को इंपोर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लो, आपके काफी एग्जाम में पूछा जाता है। अलग अलग कुछ लाल पीली बुकों में गलत भी लिख रखा है, कुछ बुकों में लिख रखा है आउटर टू इनर, लेकिन वो गलत है, ठीक है। जो क्लीनिंग की डायरेक्शन होती है वो इनर टू आउटर होती है। समझ में आ गई आपको इतनी बात। तो ये अपन ने पढ़ा वुंड वॉश। वुंड वॉश कैसे करोगे, आप एक सलाइन की बोतल लोगे, सलाइन की बोतल से उसको क्या करोगे, उस वुंड के अपन ऊपर पटकते हैं, उस वुंड के ऊपर पटकने से, उस वुंड के अपन ऊपर पटकते हैं जिससे कि जो बाहर की जो गंदगी है वो वहां से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। अब ये पूछा जाता है कि जो इरिगेशन कर रहे हो आप, इसी को आप वुंड इरिगेशन भी बोलते हो, है ना, कि जो इरिगेशन जो प्रेशर से बोतल डाल रहे हो उसका प्रेशर कितना होना चाहिए। तो ये भी लिख लो, मेंटेन इरिगेशन प्रेशर। हमको जो इरिगेशन कर रहे हैं, जो आप बोतल से, एनएस की बोतल, आरएल की बोतल से जो वुंड पे आप प्रेशर डाल रहे हो, ठीक है, उसको भी हमको क्या करना है, मेंटेन करके रखना होता है। कितना प्रेशर मेंटेन रखना होता है, वो रखना होता है 4 psi। अब psi क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, psi की फुल फॉर्म भी याद हो, पर स्क्वायर इंच नहीं है, ये है प्रेशर, p फॉर प्रेशर, s फॉर होता है स्क्वायर, और i फॉर होता है इंच। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाती है प्रेशर स्क्वायर इंच। क्या हो जाती है, प्रेशर स्क्वायर इंच। यदि आप 4 से कम का प्रेशर देते हो, बिल्कुल हल्का हल्का प्रेशर देते हो, तो वो वुंड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और 4 से ज्यादा प्रेशर देते हो, 4 psi से ज्यादा प्रेशर देते हो, तो आपके जो टिश्यू है, ग्रेन्युलेशन टिश्यू है, उनका डैमेज होने का खतरा रहेगा। समझ में आई इतनी बात। तो अपन लिख देते हैं इफ प्रेशर लेस देन 4 psi, तो वो क्या रहेगा, नो इफेक्टिव रहता है, वो कोई इफेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। उससे जो फॉरेन पार्टिकल है वो रिमूव नहीं होने वाले। और यदि आप प्रेशर 4 psi से ज्यादा रखते हो तो जो टिश्यू है, ग्रेन्युलेशन टिश्यू है, उनका डैमेज होने का खतरा रहता है। तो अपन लिख सकते हैं टिश्यू डैमेज, यहाँ पे टिश्यू है उनके डैमेज होने का क्या रहता है, रिस्क रहता है। तो नॉर्मल पूछ सकते हैं कि जो आप वुंड इरिगेशन करते हो उसका कितना प्रेशर होना चाहिए, 4 psi उसका प्रेशर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि कितना फ्लूइड यूज करना चाहिए, कितना आपको फ्लूइड यूज करना चाहिए, कौन सा फ्लूइड आपको यूज करना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना कि कौन सा फ्लूइड अपन को यूज करना है ना। वुंड इरिगेशन करते हैं, जो अपन वुंड को वॉश करते हैं, तो आपको कौन सा फ्लूइड यूज करना है। तो सबसे बेस्ट फ्लूइड की बात की जाए तो वो कौन सा होता है, नॉर्मल सलाइन। कौन सा होता है, नॉर्मल सलाइन 0.9% सबसे बेस्ट होता है। सबसे पहले जो आपको वुंड वॉश करना होता है तो अपन लोग सबसे अपना जो चॉइस होता है कि भाई एनएस की बोतल नहीं हो। यदि एनएस की बोतल नहीं होती तो आप उस जगह रिंगर लैक्टेट वाली बोतल से भी काम चला सकते हो। कौन सी बोतल से, रिंगर लैक्टेट की जो बोतल आती है जिसको आप आरएल बोलते हो, आप उससे भी काम चला सकते हो।
और यदि हाँ कहीं पे आपको इन्फेक्शन दिखता है तो आप उसमें थोड़ा बहुत एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन भी मिला सकते हो। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन भी मिला सकते हो? एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। कई लोग इसका भी यूज करते हैं, वैसे इतना ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। कुछ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जैसे आपने बीटाडीन मिला दिया, थोड़ा सा जो आपने एनएस की बोतल है, उस एनएस की बोतल में थोड़ा सा आपने क्या डाल दिया? बीटाडीन डाल दिया। आप उसमें थोड़ा सा H2O2 डाल सकते हो, थोड़ा सा क्लोरोहेक्सिडिन है, इनको डाल सकते हो। मैक्सिमम आप ये डाल सकते हो। वैसे ये भी डालने की जरूरत नहीं होती, कि थोड़ा बहुत ये क्या करते हैं, एंटी इन्फेक्शन, एंटी माइक्रोबियल का काम भी कर सकते हैं। लेकिन अपन को कभी भी हैवी एंटीसेप्टिक है वो नहीं डालना। जैसे आपका सेवेलोन होता है, डिटोल होता है, इनको नहीं डालना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ग्रेनुलेशन टिश्यू है, उनको डैमेज करते हैं। यदि आप बहुत ज्यादा, यदि आप बीटाडीन इनका भी बहुत ज्यादा यूज करते हो तो वो भी हीलिंग को डिले करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वो आपके कहीं ना कहीं फाइब्रोब्लास्ट सेल होती है, मैक्रोफेज सेल होती है, जो कि ग्रेनुलेशन टिश्यू बनाती है, उनको क्या करती है? डैमेज करने का काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट बात है कि आप जो ये फ्लूइड ले रहे हो, ये फ्लूइड आइडियली कितना लेना है, इस फ्लूइड का अमाउंट कितना होता है, कि आपको मिनिमम कितना अमाउंट से आपको वुंड इरिगेशन करना है। ठीक है, कितने अमाउंट से आपको वुंड इरिगेशन करना है। तो यदि पहला आंसर हो कि अमाउंट ही दे रखा है, तो आपके आंसर जाना चाहिए 200 से 500 ml, तो कम से कम आपका फ्लूइड होना चाहिए। कितना? 200 से 500 ml तो मिनिमम आपका फ्लूइड होना चाहिए। ठीक है, मतलब आधी से पूरी बोतल, जो आधी से पूरी बोतल आती है वो तो, उससे तो आप वुंड इरिगेशन करो ही करो। वैसे मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस थी, जब मैं करता था वुंड इरिगेशन, वुंड को वॉश करता था, तो मैं एक पूरी एनएस की बोतल से करता था। लेकिन आइडियली आप आधी से एक पूरी एनएस की बोतल लेते हैं। ठीक है। दूसरी बात, कब तक करना है? यदि अमाउंट दे रखा है तो बेस्ट, अमाउंट दे रखा है तो ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन हो तो आप अमाउंट से भी ऊपर जा सकते हो, कि हमको जब तक वुंड इरिगेशन करना है, जब तक वो जो आपका फ्लूइड है वो बिल्कुल जैसा फ्लूइड है नॉर्मल ओरिजिनल कलर में लौटा है। समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एक बार समझाने का ट्राई करता हूँ। ये कहना चाह रहा है कि जैसे कोई वुंड है, आप उसमें पानी डालोगे तो जो पानी निकलेगा उससे, वुंड डालने के बाद भी पानी जो निकल रहा है, पानी जो गिर रहा है, उसका कलर थोड़ा सा रेडिश कलर का होगा। भाई उसमें ब्लड मिल के आएगा, उसमें गंदगी मिल के आएगी। तो आप पानी डाल रहे हो वो बिल्कुल साफ कलर का डाल रहे हो, लेकिन वुंड में गिरने के बाद उसका कलर थोड़ा कैसा हो जाएगा? ब्लड जैसा कलर हो जाएगा। लेकिन जब वो ब्लड पूरा हट जाएगा, वहां से पूरी गंदगी हट जाएगी, तो जिस कलर का आप पानी डाल रहे हो उसी कलर का पानी वहां पे लौट के आएगा। तो अपन को जब तक क्लीन करना है, जब तक कि वो पानी है ना ओरिजिनल कलर का लौट के ना आए। तो आप इसको लिख सकते हो, कंटिन्यू इरिगेशन अप टू रिटर्न नॉर्मल कलर, नॉर्मल ओरिजिनल कलर। तो आप ये भी लिख लो, कंटिन्यू इरिगेशन अप टू रिटर्न नॉर्मल ओरिजिनल कलर। जब तक नॉर्मल ओरिजिनल कलर है वो रिटर्न नहीं करता, जब तक हमको क्या नहीं करना, जब तक हमको वुंड वॉश करते रहना है, जब तक कि नॉर्मल कलर वहां पे क्या ना करे, लौट के ना जाए। है ना? जो रिटर्न वाला कलर होता है वो भी, जो कलर जिस ओरिजिनल फ्लूइड कलर है वैसा ही नॉर्मल कलर का वो लौट के आए। ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने क्या पढ़ा, इस तरीके से अपन ने पढ़ा कि हमको वुंड इरिगेशन करना है। एक लास्ट पॉइंट और है वुंड इरिगेशन का, कि आपको बोतल है, जो आप उस बोतल रखते हो इरिगेशन के टाइम, उस बोतल को कितना वुंड से कितना दूर रखना है। जो बोतल है, जैसे ये यदि वुंड है, यहाँ पे वुंड है, तो मैं बोतल जो रख रहा हूँ वो कितनी दूरी पे मुझको, वुंड और बोतल का जो टिप है उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आपके एक दो बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो वो जो डिस्टेंस होती है वुंड की और टिप ऑफ बोतल की, वो डिस्टेंस 1 इंच होनी चाहिए, 1 इंच होनी चाहिए, या 2.54 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्लियर? तो लिखो, इरिगेशन बोतल टिप एंड वुंड की जो डिस्टेंस है, इन दोनों की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ, वो कितनी होनी चाहिए? 1 इंच। कितनी होनी चाहिए? 1 इंच ऊपर रखकर आपको वुंड वॉश करना है, या 1 इंच नहीं हो तो 2.54 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हो, कि जो बोतल है और वुंड है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए? 1 इंच दूर बोतल रखकर आपको क्या करना है? वुंड को क्लीन करना है, इरिगेट करना है। तो अपन ने पहला जो मेथड पढ़ा है वो है वुंड इरिगेशन। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं।
कि अपन ने पढ़ा कि जो वुंड को क्लीन करने का पहला मेथड है वो क्या है, वुंड वॉश है, या इसी को अपन बोल सकते हैं इरिगेशन भी बोल सकते हैं। जो पानी से किसी चीज को वॉश करते हैं तो उसको अपन इरिगेशन भी बोलते हैं, चाहे आई इरिगेशन हो, क्या कान का मैल निकालते हैं वो उसको ईयर इरिगेशन बोलते हैं, आंख की गंदगी साफ करते हैं उसको आई इरिगेशन बोलते हैं, जो क्लीनिंग होता है उसको इरिगेशन भी बोलते हैं। तो आप वॉश कर रहे हो उसमें पहली बात तो पहला पॉइंट है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बुकों में आउटर टू इनर भी लिख रखा है, लेकिन सही क्या है, इनर टू आउटर। सी डी आपको निमोनिक बनाना है, पहले क्लीन पार्ट को करना है फिर डर्टी पार्ट को करना है। क्लीन पार्ट जनरली अपन इनर वाला मानते हैं, डर्टी पार्ट अपन आउटर वाला मानते हैं, इसलिए जो डायरेक्शन होती है वो इनर टू आउटर होती है, या लेस कंटामिनेट टू मोर कंटामिनेट होती है। नेक्स्ट है कि अपन को कितना प्रेशर रखना होता है, तो मैंने बताया कि 4 psi का प्रेशर आपको रखना होता है। psi मतलब कि प्रेशर स्क्वायर इंच रखना होता है। इससे कम प्रेशर रखते हो इसका मतलब है कि वुंड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, जो गंदगी है वो नहीं रिमूव होगी। और बहुत ज्यादा प्रेशर रख रहे हो तो जो नए नए ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं वो डैमेज होने का रिस्क होता है। उसके बाद में अपन पढ़ा कि आप किन किन फ्लूइडों को आपको यूज करना है, तो मैंने बताया कि नॉर्मल सबसे बेस्ट होता है, सबसे कॉमनली यूज होता है वो है नॉर्मल सलाइन। लेकिन नॉर्मल सलाइन नहीं होता तो अपन आरएल का भी यूज करते हैं। और अपन कुछ लोग इस सॉल्यूशन में क्या मिलाते हैं, कुछ एंटीसेप्टिक माइल्ड एंटीसेप्टिक को भी डाइल्यूट कर देते हैं, जैसे बीटाडीन, H2O2 या क्लोरोहेक्सिडिन 0.5% को भी इसमें क्या कर सकते हैं, डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक है, कितना अमाउंट लेना होता है अपन को, 200 से 500 ml, 200 टू 500 ml तक का इसमें अमाउंट आपको लेना होता है। ठीक है, और क्लीनिंग जब तक करनी है जब तक कि जो वुंड से निकलने वाला फ्लूइड है उसका कलर और आप वुंड में जो इरिगेशन फ्लूइड डाल रहे हो उनका कलर नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, तो यहां तक अपन ने पढ़ा। इसके बाद में अपन ने एक पॉइंट और पढ़ा कि जो बोतल टिप ऑफ बोतल और वुंड की डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 1 इंच होनी चाहिए। क्लियर। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्लपूल मेथड। कौन सा पढ़ते हैं, वर्लपूल मेथड। तो अपन बी लिखते हैं, वर्लपूल मेथड। और मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया है, ये वर्लपूल मेथड बोल दो या इसी को अपन ने बोला था हाइड्रोथेरेपी। अब ये होती क्या है इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि हाइड्रोथेरेपी या वर्लपूल मेथड होता क्या है, एक बार इसको समझ लीजिएगा। देखो होता क्या है वर्लपूल मेथड या हाइड्रोथेरेपी क्या होता है इसको समझो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेक्रोटिक टिश्यू को रिमूव करते हैं तो उसके लिए अपन वर्लपूल मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक बाथ टब होता है, जैसे बाथ टब होता है ना जिसमें लोग नहाते हैं, तो ऐसे एक बाथ टब होता है, उसमें एक मोटर लगी होती है ना। उस बाथ टब में आप पानी को भर दो। ठीक है, बाथ टब में आप पानी को भरने के बाद अब पानी उसमें नॉर्मल पानी रखते हैं और उसमें एक टरबाइन होता है जो कि पानी को घुमाता है प्रेशर के साथ। टरबाइन मतलब कि एक मोटर टाइप होता है, जैसे घर में मोटर होती है, तो प्रेशर के साथ पानी को उस बाथ टब में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। मतलब कि पानी कैसा रहता है, सर्कुलेटिंग सर्कुलेटिंग पानी रहता है जो कि टरबाइन की हेल्प से, मोटर की हेल्प से घूमता रहता है। अब क्या करते हैं, कोई भी वुंड वाला पार्ट होता है उसको उस पानी के अंदर रख दिया जाता है। जैसे आपके हाथ में वुंड है तो हाथ को उस पानी के अंदर रख देंगे, पानी प्रेशर के साथ घूम रहा है, तो जब पानी के साथ आप रखते हो हाथ को तो उसमें जो गंदगी है वो भी उस सर्कुलेटिंग वाटर के साथ क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। इसी को अपन हाइड्रोथेरेपी या वर्लपूल मेथड कहते हैं। लेकिन इसके काफी रिस्क भी है। यदि आपका कोई नया नया घाव है तो उसके जो नॉर्मल हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू है उनको भी डैमेज होने का क्या रहता है, डर रहता है। दूसरी बात, इसमें जो अपन पानी यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा ना तो ठंडा यूज करते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा पानी इसमें यूज नहीं करते। इसमें नॉर्मल ल्यूक वाटर होता है, मतलब कि जो हल्का गर्म पानी होता है वो यूज करते हैं। मतलब इसके पानी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या रहता है, टेम्परेचर होता है। ठीक है, एक बात मैंने बता दी कि इसमें जो फ्रेश ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं, मतलब कि नया नया घाव जो भर रहा होता है, यदि आपने नया नया घाव भर रहा है और आपने उसको उस पानी में डाल दिया तो उसके जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है वो क्या हो जाते हैं, वो भी रिमूव होने का डर रहता है। इसलिए अपन जो नए नए ग्रेनुलेशन टिश्यू यदि किसी घाव में बने हैं, घाव वुंड हील होने वाला है, वुंड हील होने वाला है, और यदि आपने उसको उस सर्कुलेटिंग प्रेशर के साथ सर्कुलेटिंग वाटर में रख दिया तो ग्रेनुलेशन टिश्यू क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। इसलिए जो फ्रेश वुंड हीलिंग वाले घाव होते हैं उनको अपन कभी भी हाइड्रोथेरेपी को यूज नहीं करते हैं। क्लियर। तो हाइड्रोथेरेपी के बारे में 2-3 लाइन लिखते हैं कि इसमें एक तो क्या करते हैं, एक बाथ टब होता है, लिखो बाथ टब होता है जिसमें अपन टरबाइन या मोटर लगी होती है, टरबाइन या मोटर पंप होती है जो कि क्या करती है, सर्कुलेट द वाटर, सॉरी वो क्या करेगी, सर्कुलेट वाटर विद
हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के साथ वो पानी को क्या करती जाएगी, सर्कुलेट करने का काम करेगी। ठीक है, उससे क्या होने वाला है, जब पानी सर्कुलेट होगा तो जो डेड टिश्यू है वो वहां से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, सर्कुलेट वाटर। ठीक है, एंड जो सर्कुलेट वाटर है वो क्या करेगा, रिमूव इम्प्योरिटी, या मैं कहता हूँ नेक्रोटिक टिश्यू, नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं वो, रिमूव नेक्रोटिक टिश्यू। या आप लिख सकते हो डिब्रीज, कोई भी डिब्रीज या गंदगी है उसको वो क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोथेरेपी या वर्लपूल मेथड बोलते हैं। अब इसमें जो पानी का आपको टेम्परेचर यूज लेना है वो कितना लेना है, इसमें आपको लेना है वार्म वाटर या लाइट वार्म वाटर, जिसका टेम्परेचर कितना होगा, 37 टू 39 डिग्री टेम्परेचर होता है। ठीक है, आपको 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर होता है, हल्का गर्म पानी आपको यूज लेना है। इसको आप लाइट वार्म वाटर भी बोल सकते हो। वार्म मतलब कि खुद ही बहुत ठंडा हल्का गर्म है, जो बहुत ज्यादा गर्म होता है उसको अपन हॉट वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने वर्लपूल मेथड भी पढ़ा। इसमें एक पॉइंट और लिख लो, अवॉइड फ्रेश सॉरी 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 एक मिनट, अवॉइड फ्रेश हीलिंग वुंड। हम यहाँ पे जो फ्रेश हीलिंग वुंड है उसको क्या करेंगे, अवॉइड कर लेंगे, बिकॉज हाई प्रेशर ऑफ वाटर कैन डैमेज न्यूली फॉर्म ग्रेनुलेशन टिश्यू, कि वो जो न्यूली फॉर्म ग्रेनुलेशन टिश्यू है उसको क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। क्लियर हुई आपको ये बात, समझ में आई। अब एक पॉइंट और लिख लो आप। ठीक है, एक नोट डाल के एक पॉइंट लिखो जो प्रैक्टिकली भी आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, पॉइंट क्या है कि किसी पेशेंट, आपके पास कोई पेशेंट है, एडमिट हो रहा है। ठीक है, आप उसके डेली, उसके कोई घाव है, वो पोस्ट ऑप है, उसका कोई घाव है, आप उस घाव की डेली केयर करते हो। डेली केयर करते हो कैसे, मतलब कि आप उसकी डेली पट्टी हटा रहे हो, उसको क्लीनिंग कर रहे हो, और उसमें डेली बीटाडीन लगा रहे हो। आप उसमें डेली H2O2 पर ऑक्साइड लगा रहे हो, उसको पर ऑक्साइड बीटाडीन से डेली उसकी ड्रेसिंग कर रहे हो कि हम तो बिल्कुल साफ रखेंगे, उसमें 1% भी इंफेक्शन नहीं जाने देंगे। आप क्या कर रहे हो, डेली घाव उठा रहे हो, डेली पट्टी हटा रहे हो, उसकी ड्रेसिंग को हटा रहे हो, और डेली उस पर बीटाडीन की ड्रेसिंग कर रहे हो। अब देखने को क्या मिलता है, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लगभग ऐसा मानता है कि एक वीक में घाव के जो ग्रेनुलेशन टिश्यू है वो बनने लग जाते हैं, उसकी प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट हो जाती है, और घाव है वो आपके 20 दिन में घाव पूरा भर जाता है। नॉर्मल अपन ये मानते हैं, लेकिन आप डेली ड्रेसिंग कर रहे हो उसकी बीटाडीन से, परऑक्साइड से, तो देखने को मिला कि उसका घाव भर ही नहीं रहा। उसका घाव, आप डेली ड्रेसिंग करो, उसका घाव भर ही नहीं रहा। तो बाद में आप डॉक्टर के पास गए, आप सीनियर आपके जो स्टाफ है उसके पास गए कि सर हम तो इसकी डेली ड्रेसिंग कर रहे हैं, डेली इसको बीटाडीन से ड्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, डेली हम कोई ना कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा रहे हैं, तब भी इसका घाव नहीं भर रहा। जबकि नॉर्मल पेशेंट थे, दूसरे पेशेंट है जिनके बस डेली 2-3 दिन में, उसके डेली या 2-3 दिन में ड्रेसिंग तो वो कर ही नहीं रहे, बीटाडीन तो लगा ही नहीं रहे, वो बस इरिगेशन कर रहे हैं, पानी से बस वो वॉश कर रहे हैं, और उसका घाव काफी हद तक बढ़ चुका है। ऐसा क्या रीजन है कि हम डेली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा रहे हैं तब भी घाव नहीं भर रहा, और वो बंदा 1-2 दिन में यदि पट्टी को हटा के देख रहा है, और देख के बस वो फिर भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन नहीं लगा रहा, वो बस वॉश कर रहा है, एनएस की बोतल से उसने इरिगेशन करा है, उसने कोई बीटाडीन नहीं लगाया, तब भी उसका घाव जल्दी भर गया, ऐसा क्या है। ठीक है, तो फिर आपको वहां पे जो सीनियर स्टाफ है वो बताएगा कि यदि आप बीटाडीन, H2O2, क्लोरोहेक्सिडिन, सेवेलोन ऐसे एंटीसेप्टिक का आप ओवर यूज करते हो, एक लिमिट से ज्यादा इनका यूज करते हो, तो वो कहीं ना कहीं जो ग्रेनुलेशन टिश्यू बनाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल या जो मैक्रोफेज सेल जो कि ग्रेनुलेशन टिश्यू को बनाते हैं, उनको डैमेज करते हैं। ठीक है, अब यदि वो टिश्यू डैमेज हो जाएंगे तो आपकी ग्रेनुलेशन टिश्यू नहीं बन पाएगा, और आपका वुंड हीलिंग नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि आपको ज्यादा बीटाडीन का, ज्यादा H2O2 का, इनका यूज नहीं करना। यदि किसी इंसान के ड्रेस लगी है, नई नई चोट लगी है, तो उसको लिए थोड़ी देर वहां पे जो बैक्टीरिया है उनको हटाने के लिए आप बीटाडीन का यूज कर लो। हल्का सा शुरू के 1-2 दिन की इंफेक्शन लगने के डर है, वहां पे कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, उनको हटाने के लिए आप बीटाडीन का यूज कर लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डेली उसको बीटाडीन लगा रहे हो। यदि आप बहुत ज्यादा एंटीसेप्टिक का यूज करोगे तो फाइब्रोब्लास्ट सेल है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जिससे ग्रेनुलेशन टिश्यू नहीं बनेंगे।
ठीक है, उससे ग्रेनुलेशन टिश्यू नहीं बनेंगे और आपका वुंड हीलिंग डिले होने वाला है। ठीक है, तो हम ये समझाते हैं, इसलिए आपको बस करना क्या है, हर 2-3 दिन में ड्रेसिंग को हटा के देखना है और ओनली आप एनएस, सिंपल एनएस की बोतल से वुंड वॉश कर दो, वो सफिशिएंट है। क्लियर? तो आप लिखो ये पॉइंट कि अवॉइड अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लाइक आपके क्या क्या हो गया, H2O2 हो गया, पोविडोन या बीटाडीन बोलते हैं, जैसे पोविडोन आयोडीन हो गया, ठीक है, क्लोरोहेक्सिडिन हो गया, डिटोल हो गया, सेवेलोन हो गया। एट केस्ट्रा हमको इनका ओवर यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन डैमेज फाइब्रोब्लास्ट सेल। तो जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है, इसका क्या काम होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू को फॉर्म करना। इसलिए फेलियर टू फॉर्म ग्रेनुलेशन टिश्यू, और ग्रेनुलेशन टिश्यू नहीं बनेंगे तो वहां पे वुंड हीलिंग है वो क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कि डिले वुंड हीलिंग, हमको जो वुंड हीलिंग है वो डिले होती हुई देखने को मिलेगी। इसलिए यदि कोई घाव ग्रेनुलेशन फेज में चले गया तो उसको तो कभी भी आपको बीटाडीन नहीं लगानी, मतलब कि किसी घाव में 5-7 दिन के बाद, कि 4 दिन के बाद में ग्रेनुलेशन फेज, प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट होती है, तो ग्रेनुलेशन फेज मतलब कि 4 से 21 दिन के बीच में तो कभी भी अपन बीटाडीन इनका यूज नहीं करते। इन्फ्लामेटरी फेज में भी आप थोड़ा बहुत बीटाडीन लगा सकते हो, लेकिन उसके बाद में ओनली आप वुंड का वॉश करो, ओनली सिंपल वाटर से आप वुंड वॉश करो। आपको बीटाडीन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इनका यूज नहीं करना। यदि आप इनका यूज करोगे तो आपकी फाइब्रोब्लास्ट सेल है वो डैमेज हो जाएंगी, जिससे कि आपकी वुंड हीलिंग है वो और भी डिले हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपन ने देखा। एक और पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1 मिनट और लूंगा, एक पॉइंट और बता देना चाहता हूँ कि जो ड्रेसिंग करने का जो प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल होता है ड्रेसिंग करने का, वो आप लिख लो, वन स्वाब वन वन स्वाब वन स्ट्रोक। ये एक प्रिंसिपल होता है, इसका मतलब आप समझ ही गए होगे। इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल, मैंने कई स्टूडेंटों को देखता हूँ, मैं जब ड्यूटी पे आते हैं, क्लिनिक पे ड्यूटी पे आते हैं, तो कई स्टूडेंटों को देखते हैं हम कि वो क्या करते हैं, एक गोज पीस उठाते हैं, उसमें बीटाडीन लगाते हैं और वो वुंड को रगड़ते जाते हैं। फिर जब तक वो गोज पीस खराब नहीं हो जाता ना, तब तक उस गोज पीस को छोड़ते ही नहीं है। फिर वो दूसरा गोज पीस उठाएंगे, फिर उसको रगड़ने लग जाएंगे, और फिर जब तक रगड़ते हैं तब तक वो गंदा नहीं होता। आपको पता है, जब आप इंट्राकैथ लगाते हो, जिसको आप वीगो बोलते हो, कैनुला बोलते हो, तो कैनुला लगाने से पहले भी, आप आईवी कैथ लगाने से पहले भी आपको वो साइड को क्लीन करनी होती है। तो जनरली मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट होते हैं वो एक गोज पीस लेके जाते हैं और एक गोज पीस से उसको साफ करते रहते हैं, लेकिन ये गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि ड्रेसिंग का जो प्रिंसिपल होता है ना, वो होता है वन स्ट्रोक वन स्वाप वन स्ट्रोक, कि आपने एक बार ऐसे क्लीन करा ना, उसके बाद वो गोज पीस आप फेंक दो। फिर आपको दूसरी साइड को क्लीन करना है, दूसरे एरिया को क्लीन करना है, तो आप दूसरा गोज पीस लो, उसमें बीटाडीन लगाओ या उसमें सैनिटाइजर लगाओ और फिर क्लीन करो। ऐसा नहीं है कि आप एक 3-4 स्ट्रोक लगा दिए एक ही स्वाप से, नहीं, गंदा और होगा, उसका कोई फायदा नहीं होता। सपोज करो आपने ये साइट है, ये एक साइट है, अब आपने एक गोज पीस लिया, उससे आपने इसको क्लीन करा, फिर आपने उसी गोज पीस से इसको क्लीन करा, तो भाई इस साइट में तो आपने इन्फेक्शन को और बढ़ा दिया। ठीक है, या फिर आपने क्या करा, इस साइड को क्लीन करा, फिर इसी को ऐसे रिगड़ते जा रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है कि इन्फेक्शन जो आपने छुड़ाया है ना, वो क्लीन साइड पे जाके दोबारा लगेगा। तो ऐसा नहीं करना। मैं क्या करूंगा, एक गोज पीस लूंगा, इसको उठाया, फिर फेंक दिया गोज पीस को, फिर दूसरा गोज पीस लूंगा, फिर इसको साफ करा, फिर फेंक दिया, फिर तीसरा गोज पीस लूंगा, फिर इसके ऊपर साफ करा। सर्कुलर मोशन में करना होता है, तो इनर टू आउटर करते हैं, तो पहले इनर से एक बार साफ करा, फेंका, फिर उसके ऊपर साफ करा, फिर फेंका, फिर नया गोज पीस लिया, फिर उसके ऊपर साफ करा। तो वन स्ट्रोक वन स्वाप को अपन को क्या करना होता है, यूज करना होता है। इस प्रिंसिपल का अपन को यूज करना होता है। ये क्या है, एक प्रिंसिपल ऑफ ड्रेसिंग है। ठीक है, ये एक तरह का प्रिंसिपल ऑफ ड्रेसिंग होता है, मतलब कि ईच स्ट्रोक ऑफ ड्रेसिंग यूज यूज फ्रेश गोज पीस।
हर स्ट्रोक ड्रेसिंग का हर स्ट्रोक हर फ्रेश गोज पीस का ही यूज लेना चाहिए। तो इस तरीके से आज अपन ने वुंड वॉश को पढ़ा, जिसमें अपन ने पूरा एक तो अपन ने क्या पढ़ा था, वाटर का इरिगेशन पढ़ा था, वुंड इरिगेशन पढ़ा था, उसके बाद में अपन ने वर्लपूल थेरेपी पढ़ी थी, और उसके बाद में फिर अपन ने दो तरह के प्रिंसिपल पढ़े। ठीक है, उसके बाद में सॉरी दो तरह के प्रिंसिपल पढ़े, जिसमें एक में पढ़ा कि अपन को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, और दूसरे में अपन ने पढ़ा कि वन स्वैप वन स्ट्रोक, ईच स्ट्रोक यूज फ्रेश वॉच पीस। ठीक है, नेवर रिपीट अगेन सेम वॉच पीस। क्लियर है बात? ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।